तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं पल्सर N250 लेने का 2026 में, तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ पल्सर 2022 मॉडल N250। इनके ऑनर से हम जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। टोटल ये 16,000 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। इनसे जानेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बाइक परफेक्ट है नहीं, इंजन रिलायबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बाइक का साउंड सुना देता हूँ कि बाइक का साउंड कैसा है। तो साउंड के लिए मैं पहले बाइक को स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि 4 साल बाद बाइक का साउंड कैसा है। ये नॉर्मल साउंड, अभी मैं आपको एग्जस्ट का साउंड सुनाता हूँ। इसके बाद मैं भी आपको इंजन का भी साउंड सुना देता हूँ। ये है बाइक का साउंड। तो आप मुझे कमेंट में बताना 4 साल बाद बाइक का साउंड कैसा है। और अब मिलते हैं सीधा ऑनर से, मिलवाता हूँ आपको। आपका नाम? मेरा नाम सूरज, आपका नाम? मेरा नाम विजय। तो भाई से अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं, भाई आपने बाइक कब ली थी? ये बाइक मैंने ली थी अगस्त 2022 में। ओके। और उस टाइम ये न्यूली लॉन्च हुई थी, तो भाई काफी शौक था। मैं गया था NS से 200 लेने, बट मेरे को क्या है, ये खड़ी दिखी तो मैंने इसको लेना सोचा, क्योंकि ये न्यू मॉडल आई हुई थी ओके। और देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लुक था इसका। जो अपनी NS 200 से है उससे ज्यादा काफी अच्छा लुक था। और न्यू मॉडल आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए, क्योंकि हम जो NS यूज करते हैं और सारे भाई यूज करते हैं उसके बारे में पता ही था। और जो अब इसको यूज करके देखेंगे और सबको रिव्यू देंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपने इस बाइक को 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके, तो आपने और कितने किलोमीटर चला मैंने चुके हो? इस बाइक को 4 साल में ऑलराउंड 16,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे कि भाई इतनी कम 4 साल में, तो मैं आपको बता देता हूं अपनी जो पर्सनली यूज के लिए वो मैंने रखी हुई है अपनी स्प्लेंडर। और जैसे कि टूर वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, तुंगनाथ का टूर किया है इससे, उसके बाद शिमला, कुफरी। और मतलब आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे हाँ, बहुत सारे तो जो भाई राइड ने किए। बहुत सारे लॉन्ग राइड भी किए हैं और इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करा। तो अपने चैनल का एक बार नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है दिल्ली मोटो ब्लॉग्स। तो और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, भाई के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो भाई चलो अब स्टार्ट करते हैं। भाई आपने ये बाइक कितने में परचेज करी थी, अगर आप? ये बाइक मैंने 2022 में ली थी, जो कि तब मेरे को ये पड़ी थी 1,79,000 में। ओके। और ऑन रोड प्राइस पड़ा था इसका। ठीक और है। अब तो शायद सस्ती भी हो अच्छा, चुकी है। ये सिंगल चैनल एबीएस या डुअल चैनल ये एबीएस? डुअल चैनल ABS है, क्योंकि ओके। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा सभी को। एक सिंगल चैनल ABS आती है, वो आपको इससे थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। ये उस टाइम मैंने ली थी, डुअल चैनल ABS आई थी, तो 179 की ये तो पड़ी थी। ये उस टाइम का टॉप मॉडल था ये वेरिएंट। सो अब बात करते हैं इस बाइक से भाई को माइलेज क्या मिल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है माइलेज का, क्योंकि 250 सीसी है। तो 250 सीसी में सबके सब बाइक का माइलेज जरूर पूछते हैं, कमेंट करते हैं मुझे। तो भाई आपको इस बाइक का माइलेज कितना मिलता है? भाई मैं अगर रियलिटी बताऊं, तो मैं बता देता हूं, अगर मैंने लॉन्ग लॉन्ग टूर करे हैं तो इस बाइक पे मुझे 42 का एवरेज में मिला है। और अगर यहीं पे अगर आप जैसे कि बात कर लेंगे, जैसे कि अगर हम दिल्ली के अंदर एंटर होते हैं, टूर करके आते हैं, तो ये भाई 35 पे भी आ जाती है। तो ओके। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 35 से लेके और 41 का एवरेज देती है, बट वो निकालना आप लोगों ने कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। हाँ, वो अगर डिपेंड करता है राइडिंग बिल्कुल स्टाइल, राइडिंग राइडिंग स्टाइल पे। राइडिंग स्किल पे, ठीक है। अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो भाई 41 भी है। अगर अभी मैं मीटर दिखा देता हूँ तो अराउंड 38 की एवरेज इसमें दिखा रहा है। हाँ, तो अभी हम मीटर भी देखेंगे दोनों बिल्कुल। चीज। और उसके बाद तो भाई आप मुझे बताइए, माइलेज हो गया हमारा, तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ता है लगभग? सर्विस अगर आपको कुछ याद है, फ्री सर्विस कितने में होती है और आप पेड सर्विस आप कितने में करवा रहे हो? देखिए, मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ, अगर आप फ्री सर्विस और पेड सर्विस के बारे में बात करेंगे, तो रियलिटी आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई फ्री सर्विस और पेड सर्विस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि फ्री सर्विस वो नाम की फ्री होती है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, फ्री सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है और बाकी कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि, और उसके बाद बता देता हूँ पेड सर्विस। तो इसमें पेड सर्विस जो भी आप कराएंगे, अगर सर्विस सर्विस ओनली करानी है, जैसे कि आपकी जिसमें चेन क्लीनिंग होगी और आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, बाकी के जो ग्रेसिंग वगैरह होगी, ये सारी चीजें होंगी, जैसे कि ग्रेसिंग, इंजन ऑयल चेंज और छोटी मोटी चीजें, तो आप अराउंड आपकी 1200 इसकी कॉस्ट आती है। और उसके बाद आपकी मर्जी है, मतलब जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी होती जाएगी। तो भाई लगभग मैं मानूं कि 1200 के आसपास आपकी पेड सर्विस होती है, बेसिक सर्विस। बिल्कुल। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इसमें कोई मेजर इश्यूज मिला है अभी तक? अभी तक जैसे कि मैं बता दूं, कोई मेजर इशू तो आया नहीं है, बट क्या है, एक बारिशों के टाइम पे आपको इसमें इशू देखने को मिलेगा। और वो इशू क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, काफी ज्यादा बारिशें होती हैं
तो इसका जो है थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी पड़ती है आपको। और इसका जो इंजन के अंदर जो आपका पेट्रोल टैंक होता है, उसके अंदर जो फिल्टर होता है, जिसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं, जो आपके पेट्रोल को फिल्टर करता है, गंदे पेट्रोल को, वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाता है। तो क्या है, एक बार में बारिशों के टाइम में वो एक बार मैंने चेंज कराया था, क्योंकि बारिशों के टाइम में काफी ज्यादा इशू आते हैं, जो कि जैसे कि डस्ट वगैरह उसके अंदर चली जाती है, और डस्ट वगैरह उसके अंदर चली जाती है। तो क्या हुआ था कि बाइक मिसिंग मारने लग गई थी और चल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कोई ज्यादा ही बड़ा इशू है, लेकिन वो गए वहां पे जाके 250 रुपीज का इसमें पेट्रोल फिल्टर आता है, वो डलता है, और इससे ज्यादा इसमें कोई मेजर इशू नहीं है, बाकी यही है। और दूसरा, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि 250 होने के बाद इसमें भाई साहब बहुत ही बढ़िया जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसमें एक चीज की कमी लगती है, जो कि इसका है ऑयल कूल इंजन। और इसमें इसमें लिक्विड कूल नहीं है, मतलब लिक्विड टेन कूल इंजन नहीं है, इसमें ऑयल अगर कूल है। होता तो भाई ज्यादा बढ़िया रहता। ओके। तो अगर चलो अब बात करते हैं, अगर आपको इस चीज़ के अलावा मतलब ऑयल कूल के अलावा और कुछ भी इसमें कमियां लगती हो, लाइक सीट कंफर्ट, हैंडल का कंफर्ट, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि लॉन्ग राइड में हैंडल कंफर्टेबल नहीं है और सीट भी कंफर्टेबल नहीं है। तो आपने जैसे लॉन्ग राइड किया तो आपको कैसा इसका एक्सपीरियंस मिला है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, हैंडल का कंफर्ट थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो अपनी एल्बो है वो थोड़ी सी दर्द होने लगती है। अगर आप बैक टू बैक 300 किलोमीटर चलाते हैं, अगर आप इसको 150-200 किलोमीटर अगर चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने बैक टू बैक, आप मेरी देखना तुंगनाथ की वीडियो में, तुंगनाथ गया था तो बैक टू बैक मैंने 510 किलोमीटर चलाई थी। मॉर्निंग में निकले थे 6 बजे और शाम को 8 बजे पहुंचे थे। बैक टू बैक हमने चलाई थी, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। और सीट, तो अगर सिटिंग की बात करें तो भाई सिटिंग काफी कंफर्टेबल है, बट क्या है, थोड़ी हार्ड है। जैसे अगर पोस्चर और भी स्पोर्ट्स बाइक हैं जिसमें आप देखते हो ऐसे करके हमें बैठना पड़ता है, उसके मुकाबले इसका जो पोर्शन है वो काफी बढ़िया है। लेकिन जो सीट है वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन उसमें क्या है भाई, थोड़ा सा तो करना पड़ता है। आप इसको मॉडिफाई करवा लो, इसमें मतलब सीट कवर लगवा लो अच्छा सा, तो उससे कोई इतना मेजर इशू है नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपने इसको ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर चला चुके हो। तो इसमें कोई इंजन का या क्लच का काम हुआ है अभी तक? अभी तक तो यार ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि मैं बता दूं भाई, अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है, ना ही इंजन का और ना ही क्लच का। बाकी आगे देखते हैं, हाँ, जैसा भी क्योंकि होगा रिव्यू डालते रहेंगे। मेरा कंसर्न ये था ये पॉइंट पूछने का कि मेरे पास बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भाई ये लॉन्ग लाइफ के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, लॉन्ग लाइफ के लिए बाइक ठीक है? अगर भाई मैं बता दूं, वो चलाने वाले के ऊपर होता है। अगर चलाने वाला बढ़िया है, अच्छे से मेंटेन, देखो आप भी जानते हैं कि अगर आप कोई भी बाइक रखते हैं तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की। अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया बाइक है। और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अगर किसी बाइक में कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। हाँ, ये दोनों में तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल, सभी बाइकों में सब है। में होता है। तो अगर आप प्राइस को लेके कहेंगे तो भाई इससे बढ़िया कोई बाइक नहीं है। और करेक्ट। जैसे कि आपको पता ही होगा, प्राइस रेट में 250 सीसी का इंजन मिल जाता है आपको, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आगे लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे, क्योंकि भाई मैंने लॉन्ग राइड भी की है, नॉर्मल भी करता हूँ, सिटी में भी। एवरेज मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर सिटी में करोगे तो 38 तक का दे देगी, 35 से 38। और अगर आप लॉन्ग करते हो तो 42 का एवरेज दे देती है आपको, 41 42। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बाइक का हेडलाइट आपको कैसा लगता है? भाई ये मत सोचो, इसकी वीडियो मैंने ना सच में सबसे पहले इसी की वीडियो डाली थी, क्योंकि अगर मैं आपको बता देता हूँ ना कि अगर सिर्फ इसके डीआरएलसी ऑन कर लेंगे ना, तो भाई सामने आपको मेन प्रोजेक्टर, जैसे नॉर्मल आप चलाते हो सिटी में, तो मेन प्रोजेक्टर तो ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी इसकी ज्यादा हाई बीम है। और अगर उसके बाद प्रोजेक्टर लैंप, तो भाई आपको पता ही होगा, गूगल पे भी करोगे तो सबसे ज्यादा इसकी जो हेडलाइट है वो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत तेज है। तो अभी तो आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कराया है, लेकिन इसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपने क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल भाई, मॉडिफिकेशन कराया है। मॉडिफिकेशन यार देखो, मेरे को शुरू से ही शौक है अपनी बाइक मॉडिफिकेशन का, लेकिन क्या करें भाई, समय नहीं मिलता ना। ओके। अभी अभी तो इसमें बहुत कुछ कराना है, बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हमने क्या क्या कराया हुआ है। सारी चीजें दिखाएंगे, और आप क्या क्या करवा सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो भाई आपने कुछ इसकी बुराइयां भी बता दी हैं, तो अब आप इसकी कुछ अच्छी चीजें, कुछ एडवांटेज बता दीजिए कि आपको इसमें क्या क्या अच्छी चीजें लगी हैं। देखो, अच्छे लगने को तो यार इसमें बहुत सी चीजें अच्छी भी लगती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पे बात कर लेते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इसकी हेडलाइट के बारे में।
जो कि भाई अगर आप हाईवे पे जाते हो या नॉर्मली ऑन कर देते हो तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप नाइट में राइड कर रहे हो, क्योंकि करेक्ट। पूरा इसका जो वाइड वाइड व्यू वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि फ्रंट में ही जाएगा, काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। और डीआरएल और जो इसका फ्रंट से लुक आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो फ्रंट का लुक है भाई वो किसी सुपर बाइक से कम नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। और नेक्स्ट। सेकंड बात करते हैं भाई इसका एग्जॉस्ट। ओके। जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, आप भी ऑन कर रहे हो इसको, तो जो इसका मतलब मेरा फ्रेंड वगैरह पीछे चलते हैं ना, उनके पास NS 160 और NS 200 है, तो वो पीछे चलते हैं हमेशा एक ही बात बोलेंगे राइड पे पहुंचने के बाद, भाई आपके ना जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही अच्छा साउंड करता है बिना कुछ मॉडिफिकेशन के, करेक्ट। तो इसका वो जो बहुत बढ़िया है। N250 का एग्जॉस्ट है वो बहुत ही बिल्कुल, बहुत लाउड भी बढ़िया है और और बहुत लाउडेस्ट अच्छा भी भी है। अच्छा है। हाँ। दूर से आ रही होती बाइक तो पता लग जाती है। उसके बाद जैसे कि हम आपको बता देते हैं, इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। अगर आप अच्छे से चलाते हैं और बढ़िया चलाते हैं तो माइलेज बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, इसका इंजन काफ़ी अच्छा है, रिफाइनरी इंजन है। और आप अपने आप से ही मतलब आपको पता होगा, आप कंपनी का इंजन ऑयल ना डलवा के भाई अगर इसमें मॉड्यूल वगैरह का भी डलवाओगे तो इसमें और भी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ के मिलेगी आपको। ओके, मतलब उस भाई ने कहा है कि ये कंपनी का ऑयल ना डलवा के मॉड्यूल का डलवाने के लिए, लेकिन थोड़ा-सा इसमें उसमें क्या होता है कि वारंटी अवॉइड होने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल, आप लेकिन अपने रिस्क पे करवाना वो अपने चीज़। रिस्क पे करवा सकते हो, लेकिन इतना मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, मॉड्यूल का ही इंजन ऑयल डलवाता हूँ और ओके। काफ़ी रिफाइनरी इंजन मिलता है। और आप वॉइस भी सुन सकते हैं इसकी भाई कितनी बढ़िया है। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि N250 में मेजरली 2 प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिली है। पहला एक कोल्ड स्टार्ट और दूसरा एक बाइक में वॉबल इश्यू। तो आपने कभी ये दोनों चीज़ें में से कुछ फेस किया है आपने अभी तक? कोल्ड स्टार्ट तो ऐसा है कि अगर आपकी बैटरी पुरानी हो जाती है तो भाई इशू थोड़ा बहुत आता ही है। और बाकी जैसे कि मैं बता देता हूँ, हम शिमला कुफरी वगैरह गए थे और हमने जो टेंट लिया हुआ था, टेंट में रुके थे, बाहर ही हमने बाइक पे खड़ी की हुई थी। तो ऐसा तो अभी तक मेजर इशू आया कि कोल्ड स्टार्ट किस लिए होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि कभी भी कोल्ड स्टार्ट इशू आता है तो आपकी बैटरी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा कोई मेजर इशू कोल्ड स्टार्ट का है। ओके, मेनली क्या है कि कोल्ड स्टार्ट में थ्रॉटल बॉडी का भी लोग कहते हैं कि क्लीन कराना पड़ता है कोल्ड स। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ओके। आपको टाइम टू टाइम कराना हाँ, पड़ता है। भाई ने पहले ही बता दिया था वो कोल्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इसमें थोड़ा-सा इश्यू है, क्योंकि टोटल बॉडी का है, वो आपको जैसे कि आपने 5 से 10,000 किलोमीटर चलानी है, तो एक बार सर्विस में आप करवा सकते हैं। अगर मैं आपको ये भी बता दें तो टोटल बॉडी 2 टाइप से क्लीन होती है, एक बाहर से और एक दूसरी अंदर खोल के। तो बाहर से आप करवा लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर से करवाओगे ज़्यादा खोल अब खाली नहीं होगी। तो मैं बाहर से, मैं कहने का मतलब बता दूं, वो एयर इनटेक की तरफ से करते हैं और मैं अपनी बाइक का करने वाला हूं, तो उसकी भी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो एक बार मैं भाई का एक बार आपको चैनल दिखा देता हूं। ये है बाइक का चैनल, भाई ने मेंशन कर रखा है। तो आप भाई के चैनल पे जाके देख सकते हैं इस बाइक का कंप्लीट, उनके पास कंटेंट डला हुआ है रिव्यू के लिए, राइडिंग का सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो गाइज ये है कंप्लीट वीडियो भाई का ओनरशिप रिव्यू, जो 2022 मॉडल पल्सर N250 है। 16,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो अगर आपको भी अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू देना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। मैं आपका ओनरशिप रिव्यू कंटेक्ट करने मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।